सुबह की पहली किरण जब निर्वा की मिट्टी पर पड़ी तो हवा में एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे संसार ने कोई निर्णय ले लिया हो। आरव गांव की सीमा पर खड़ा था। उसके कंधे पर छोटा सा थैला, आंखों में उत्साह और अनिश्चितता का मिश्रण। ईशान उसके सामने शांत खड़ा था। याद रखो, ईशान ने कहा, तत्व तुम्हारे आदेश के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारे साथ चलने के लिए हैं। आरव ने सिर हिलाया। उसकी हथेली में हल्की सी पारदर्शी रेखा चमकी, वायु का संकेत। वह मुड़ा और पगडंडी पर चल पड़ा। उसी समय दूर नगर में मायरा एक छत पर खड़ी थी। उसकी उंगलियों के बीच अग्नि की पतली लौ घूम रही थी। अब वह डरती नहीं थी। उसने अपनी शक्ति को छुपाना बंद कर दिया था, पर उसके भीतर एक प्रश्न था, अगर यह शक्ति मिली है तो क्या वह उसे बड़ा नहीं कर सकती? क्या वह सीमाएं तोड़ नहीं सकती? उस रात दोनों ने फिर वही स्वप्न देखा। विशाल वृक्ष, 7 शाखाएं, 8वीं अब और ऊंची, और इस बार कई और प्रकाश बिंदु। आरव ने देखा, वृक्ष की एक शाखा पर मायरा खड़ी है। उसके पीछे अग्नि की लपटें लहरा रही हैं। मायरा ने देखा, दूसरी शाखा पर आरव है, जिसके चारों ओर हवा घूम रही है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, पर इस बार वृक्ष के नीचे एक नई आकृति खड़ी थी। न ईशान, न वैराग, बल्कि एक छाया जो न पूरी तरह अंधकार थी, न प्रकाश। उसने कहा, जब कई धारक होंगे, संतुलन कठिन होगा। स्वप्न टूट गया। आरव ने अगले दिन यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे रास्ते में और संकेत मिले। एक लड़की जो पानी को छूते ही उसे शांत कर देती थी, एक बालक जो मिट्टी को छूते ही उसमें कंपन महसूस करता था। वे सभी अलग अलग थे, पर किसी अदृश्य धागे से जुड़े। दूसरी ओर मायरा ने अपनी अग्नि को और बढ़ाना शुरू किया। उसने पाया कि वह केवल लौ नहीं जगा सकती, वह उसे आकार दे सकती है। पक्षी जैसा, तलवार जैसा, ढाल जैसा। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर हम सब जुड़े हैं तो क्यों न मैं सबसे शक्तिशाली बनूं। यह विचार छोटा था, पर हर असंतुलन एक छोटे विचार से शुरू होता है। अमराविल की भूमि पर उगे 8 वृक्षों में हल्का कंपन हुआ। उनकी जड़ें आपस में जुड़ी थीं, पर एक जड़ थोड़ी अधिक तेजी से बढ़ने लगी। वह अग्नि की दिशा में फैल रही थी। ईशान ने यह महसूस किया। वह जानता था, यही परीक्षा है। अब संतुलन किसी एक निर्णय से नहीं टिकेगा। अब उसे संवाद, टकराव और सीख के माध्यम से जीना होगा। कुछ दिनों बाद आरव और मायरा वास्तविकता में मिले, एक प्राचीन खंडहर के पास, जहां हवा असामान्य रूप से तेज थी और दीवारों पर अग्नि की हल्की छाप। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहचान तुरंत हुई। तुम वही हो, आरव ने कहा। और तुम भी, मायरा ने उत्तर दिया। क्षण भर के लिए शांति रही। फिर मायरा की हथेली में अग्नि जागी। तुम्हें नहीं लगता, उसने कहा, कि अगर हम सब अपनी अपनी शक्ति पूरी तरह खोल दें तो दुनिया बदल सकती है? आरव ने हवा को शांत किया। बदल सकती है, पर क्या हम तय करेंगे कैसे बदले? मायरा की आंखों में चमक थी। क्यों नहीं? हवा तेज हुई, अग्नि ऊंची हुई। 2 दृष्टिकोण आमने सामने थे, नायक और खलनायक नहीं, 2 चयन। अमराविल के वृक्षों में हल्की रोशनी उठी, जड़ें तनाव में आईं, और उसी क्षण एक नई आवाज गूंजी, न कठोर, न नर्म। संतुलन टकराव से नहीं डरता, वह उससे सीखता है। ये ईशान की आवाज थी, पर वह वहां नहीं था। आरव ने अग्नि की ओर देखा। हम साथ सीख सकते हैं। मायरा ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी अग्नि को और ऊंचा किया, पर इस बार वह हमला नहीं था, वह चुनौती थी। और इस चुनौती के साथ कहानी ने एक नया रूप ले लिया। अब ये केवल जागृति की कथा नहीं रही, यह विचारों की परीक्षा है। क्या शक्ति साझा होगी या विभाजित? क्या संतुलन संवाद से जन्म लेगा या संघर्ष से? अग्नि और वायु आमने सामने खड़े थे, और दूर अमराविल के 8 वृक्षों की शाखाएं आकाश की ओर फैल रही थीं। क्योंकि विकास रुकता नहीं, वह प्रश्न पूछता है, और उत्तर समय के साथ लिखे जाते हैं। अमराविल के 8 वृक्षों की छाया अब पहले से अधिक लंबी हो गई थी, और उनकी जड़ों में बहती ऊर्जा हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे धरती स्वयं किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। उस प्राचीन खंडहर में, जहां पत्थर टूटे हुए थे और समय की धूल हर दरार में भरी थी, आरव और मायरा आमने सामने खड़े थे। अग्नि की लपटें हवा में लहराती, और वायु की अदृश्य धाराएं उन्हें संतुलित करने की कोशिश करती, मानो प्रकृति स्वयं उनके बीच संवाद स्थापित करना चाहती हो। मायरा की आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। वह शक्ति को सीमित नहीं देखना चाहती थी, वह उसे विस्तार देना चाहती थी, उसे आकार देना चाहती थी, उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहती थी जहां कोई भय शेष न रहे। जबकि आरव के भीतर एक अलग समझ आकार ले रही थी कि शक्ति जितनी फैलती है उतनी ही उत्तरदायित्व मांगती है, और बिना संतुलन के उसका विस्तार अंततः उसी को जला सकता है जो उसे थामे हुए है। हवा और अग्नि के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, पर वातावरण में विचारों का टकराव स्पष्ट था। लपटें ऊंची उठती,
फिर हवा उन्हें मोड़ देती, हवा तेज बहती, फिर अग्नि उसकी दिशा को गर्म कर देती, और उसी अदृश्य संघर्ष में दोनों ने पहली बार महसूस किया कि वे शत्रु नहीं, दर्पण हैं, एक दूसरे की संभावनाओं और खतरों का प्रतिबिंब। उसी क्षण दूर अमरावेल में 8वां वृक्ष और ऊंचा हुआ, उसकी पारदर्शी पत्तियों में अग्नि और वायु के रंग एक साथ चमके, और जड़ों में हल्का कंपन हुआ, मानो संतुलन ने निर्णय नहीं लिया, बल्कि प्रतीक्षा चुनी हो, क्योंकि अब कहानी किसी एक विजेता की नहीं, बल्कि उस समझ की थी जो टकराव से जन्म लेती है, और शायद आने वाले समय में यही समझ तय करेगी कि तत्व संसार को मुक्त करेंगे या फिर से किसी नई छाया को जन्म देंगे। खंडहरों के बीच खड़े आरव और मायरा के बीच उस दिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, पर कुछ बदल गया था। दोनों ने पहली बार शक्ति को केवल अपने भीतर नहीं, सामने खड़े दूसरे के भीतर भी देखा था। अग्नि शांत हुई, हवा धीमी पड़ी, और बिना किसी वचन के वे अलग दिशाओं में चल पड़े, पर अब उनके कदमों में एक अनकहा संबंध था। उसी रात 8वां वृक्ष अमरावेल में और फैल गया, उसकी शाखाओं से पतली रोशनियां निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी, जैसे वह अन्य जागृत हृदयों को पुकार रहा हो। आरव अपनी यात्रा जारी रखता रहा और उसने पाया कि कुछ धारक सहयोग की ओर झुकते हैं। वे जल को सूखी धरती तक पहुंचाते, हवा से धुएं को हटाते, अग्नि से ठंडे प्रदेशों में ऊष्मा देते, जबकि कुछ अन्य अपनी शक्ति को परखना चाहते थे, उसकी सीमा जानना चाहते थे, और कभी कभी अनजाने में असंतुलन की रेखा को छू लेते थे। मायरा भी अकेली नहीं रही, उसने अपने जैसे कुछ और अग्निधारकों को पाया, और उनके साथ मिलकर उसने लोको कला की तरह साधना शुरू किया। पर भीतर कहीं वह अभी भी यह सोचती थी कि यदि सभी तत्वों को एक दिशा में मोड़ दिया जाए तो संसार को तेजी से बदला जा सकता है। ईशान दूर से इन हलचलों को महसूस करता था, वह हस्तक्षेप नहीं करता, केवल तब उपस्थित होता जब संवाद टूटने लगता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि संतुलन सिखाया नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। धीरे धीरे विभिन्न धारकों के बीच छोटे छोटे समूह बनने लगे, कुछ सहयोग के लिए, कुछ प्रयोग के लिए, कुछ केवल समझ के लिए, और यही विविधता भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, क्योंकि जब अनेक शक्तियां एक साथ जागती हैं तो सबसे कठिन प्रश्न यह नहीं होता कि कौन सबसे शक्तिशाली है, बल्कि यह कि कौन सुन सकता है। अमरावेल के वृक्ष अब आपस में रोशनी का जाल बुन रहे थे, और उस जाल में एक हल्की सी नई तरंग उठी, न पूरी तरह प्रकाश, न पूरी तरह छाया, बल्कि विचार। और शायद यही 16वें अध्याय की असली शुरुआत थी। शक्ति का युग नहीं, विचार का युग, जहां आने वाला संघर्ष हथियारों से नहीं बल्कि दृष्टिकोणों से तय होगा। विचारों का वह जाल धीरे धीरे सघन होने लगा। अलग अलग दिशाओं में जागे धारक अब एक दूसरे को केवल स्वप्नों में नहीं, वास्तविकता में खोजने लगे थे। कहीं जल धारक सूखे प्रदेशों में राहत पहुंचा रहे थे, कहीं पृथ्वी धारक दरकती पहाड़ियों को स्थिर कर रहे थे, तो कहीं वायु धारक तूफानों की दिशा मोड़ना सीख रहे थे। पर हर सहयोग के साथ एक प्रश्न भी जन्म ले रहा था, क्या ये सब स्वाभाविक प्रवाह है या किसी नई व्यवस्था की शुरुआत? मायरा ने अपने अग्नि समूह को संगठित करना शुरू कर दिया था। वह अब केवल प्रयोग नहीं कर रही थी, वह संरचना बना रही थी, नियम, अभ्यास, लक्ष्य। उसकी दृष्टि में शक्ति का बिखराव कमजोरी था। अगर हम समन्वित हों, वह कहती, तो हम बदलाव तेज कर सकते हैं। उसके साथियों को उसका आत्मविश्वास आकर्षित करता था, और अग्नि की अनुशासित लपटें रात के आकाश में अभ्यास के दौरान चमकतीं। उधर आरव अलग राह पर था। उसने वायु और जल धारकों के साथ मिलकर संवाद के वृत्त बनाए, जहां वे अपनी सीमाएं और आशंकाएं साझा करते। वह मानता था कि संतुलन किसी एक दिशा में खींचने से नहीं, कई दिशाओं को साथ रखने से बनता है। कभी कभी वह मायरा के शब्दों को याद करता और सोचता, क्या वह बहुत धीमा चल रहा है? क्या संसार तेज परिवर्तन चाहता है? अमरावेल के वृक्षों में इस बढ़ते विभाजन का कंपन स्पष्ट होने लगा। रोशनी का जाल अब दो प्रवाहों में बढ़ता दिखाई देता, एक तीव्र, केंद्रित, दूसरा विस्तृत, संवादशील। जड़ों के बीच हल्का तनाव था, पर टूटन नहीं, अभी नहीं। ईशान ने ये सब महसूस किया। वह समझ गया कि 17वां अध्याय बाहरी संघर्ष का नहीं, आंतरिक स्पष्टता का है। उसने कोई सभा नहीं बुलाई, कोई आदेश नहीं दिया। वह बस उन स्थानों पर पहुंचा जहां मतभेद तीखे होने लगे थे, और केवल एक प्रश्न रखता, तुम जो चुन रहे हो, क्या वह भय से जन्मा है या समझ से? एक शाम, जब अग्नि समूह और वायु समूह एक ही प्राचीन मैदान में अभ्यास कर रहे थे, अचानक आकाश में कंपन उठा। न छाया की दरार, न प्रकाश का द्वार, बल्कि दोनों प्रवाहों की टकराहट से बना एक तरंग। जमीन हल्की कांपी, अग्नि भड़क उठी, हवा तेज हुई। क्षण भर के लिए लगा अब वास्तविक संघर्ष होगा। पर उसी क्षण 8वां वृक्ष अमरावेल में तीव्र चमका। उसकी शाखाओं से एक नई रोशनी निकली, न लाल, न पारदर्शी, बल्कि हल्की स्वर्ण धूसर, जैसे समझ और अनुभव का मिश्रण। वह तरंग दोनों समूहों तक पहुंची। अग्नि की लपटें स्थिर हो गईं, हवा की धाराएं शांत हो गईं। मायरा और आरव की आंखें मिलीं।
दोनों ने पहली बार स्पष्ट देखा, वे अलग राहें चुन रहे हैं, पर लक्ष्य एक ही है, भय रहित संसार। 17वां अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। ये बस वह क्षण है जहां विभाजन स्पष्ट हुआ है, पर अंतिम रूप नहीं लिया। अब अगला कदम तय करेगा, क्या ये दो धाराएं मिलकर एक विस्तृत नदी बनेंगी, या समानांतर बहती रहेंगी, कभी कभी टकराती हुई। और अमरावेल के वृक्ष, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संतुलन का सबसे कठिन रूप वही होता है जहां सही और गलत नहीं, बल्कि दो अलग अलग सही रास्ते आमने सामने हों। 18वां अध्याय उस रात से आरंभ हुआ जब आकाश असामान्य रूप से शांत था, न तारे झिलमिला रहे थे, न चंद्रमा की आभा स्पष्ट थी, मानो ब्रह्मांड स्वयं श्वास रोके प्रतीक्षा कर रहा हो। अमरावेल के 8 वृक्षों की जड़ें इस बार गहरी, अस्थिर धड़कन दे रही थीं, जैसे धरती के भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वायु में हल्की सी धातु जैसी गंध घुली है, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी, कुछ और। मायरा ने भी अग्नि साधना करते समय देखा कि लौ का रंग क्षण भर के लिए गहरा नीला हो गया, फिर सामान्य हो गया। दोनों ने इसे संयोग समझा, पर यह संयोग नहीं था। रात के तीसरे प्रहर में अमरावेल के केंद्र से एक मंद, गोलाकार तरंग उठी, न प्रकाश की, न अंधकार की, बल्कि स्मृति की। वह तरंग हर जागृत धारक तक पहुंची। उन्हें एक साथ एक दृश्य दिखा, 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 9 लोगों का प्राचीन मानचित्र। 8 परिचित थे, 9वां धुंधला था, जैसे कभी था और मिटा दिया गया हो। ईशान ने उसी क्षण समझ लिया, जिस शक्ति को वे संतुलन कह रहे थे, वह अधूरी थी। इतिहास में कभी एक तत्व और था जिसे हटाया गया। क्यों? ये स्मृति स्पष्ट नहीं थी, पर जो धातु जैसी गंध थी, जो अग्नि का नीला पड़ना था, जो हवा का भारी होना था, वह उसी विस्मृत तत्व की हलचल थी। मायरा ने अपने समूह को बुलाया। यदि कोई छिपी शक्ति है, उसने कहा, तो हमें उसे ढूंढना होगा, वरना कोई और उसे साध लेगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर साथ में सतर्कता भी। आरव ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने जल और वायु धारकों के साथ बैठकर उस साझा स्वप्न का अर्थ खोजने की कोशिश की। यदि वह तत्व मिटाया गया था, उसने कहा, तो शायद किसी कारण से। अगले कुछ दिनों में छोटे छोटे विचलन बढ़ने लगे। कहीं जल अचानक भारी होकर बहाव रोक देता, कहीं पत्थर हल्के होकर हवा में कंपन करने लगते, अग्नि में अजीब ठंडक आ जाती। यह असंतुलन आक्रामक नहीं था, पर संकेत स्पष्ट था, कोई पुरानी शक्ति जाग रही है। अमरावेल का 8वां वृक्ष इस बार सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उसकी पत्तियों पर महीन धात्विक रेखाएं उभर आईं, जैसे किसी ने चांदी की नसें उकेर दी हों। जड़ों के पास मिट्टी कठोर होकर चमकने लगी, और तभी धरती के भीतर से एक हल्की, गूंजती ध्वनि उठी। वह शब्द नहीं था, पर अर्थ स्पष्ट था, मैं लौट आया हूं। न किसी ने उसे सुना कानों से, न देखा आंखों से, पर हर धारक के भीतर वह प्रतिध्वनि गूंज उठी। भय भी था, आकर्षण भी। क्या ये वही 9वां लोक है? क्या ये वही विस्मृत तत्व? ईशान ने अंततः सभा बुलाई, पहली बार, न आदेश देने के लिए, न नेतृत्व करने के लिए, बल्कि इतिहास की परतें खोलने के लिए। उसने कहा, संतुलन कभी स्थिर नहीं था, उसे स्थिर बनाया गया था, और जो स्थिर किया जाता है, वह कभी न कभी फिर से बहना चाहता है। 18वां अध्याय यही अपना रहस्य गहरा करता है। अब संघर्ष दो धाराओं के बीच नहीं, बल्कि एक भूले हुए सत्य और वर्तमान व्यवस्था के बीच होगा। क्या 9वां तत्व विनाश है, या अधूरे संतुलन का खोया हुआ हिस्सा? अमरावेल के वृक्ष अब प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब भूला हुआ लौटता है, तो वह केवल स्मृति नहीं लाता, वह परिवर्तन की अनिवार्यता भी साथ लाता है। 19वां अध्याय उस भोर से शुरू हुआ जब धरती पर ओस की बूंदें सामान्य से अधिक भारी थीं, जैसे उनमें केवल जल नहीं, कोई अदृश्य तत्व घुला हो। अमरावेल के 8 वृक्षों की जड़ों के पास मिट्टी अब साधारण मिट्टी नहीं रही थी, वह चिकनी, चमकदार और धात्विक आभा से भरी दिखाई देती थी। आरव जब वहां पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हवा उसके आदेश पर पहले जैसी सहजता से नहीं बह रही, उसमें प्रतिरोध था, जैसे कोई नई उपस्थिति उसके और तत्वों के बीच खड़ी हो। सभा आरंभ हुई। सभी धारक, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और उनके छोटे छोटे समूह। मायरा की आंखों में सावधानी थी, पर भय नहीं। ईशान केंद्र में खड़ा था, शांत, पर उसके चेहरे की रेखाएं बता रही थीं कि वह उस सत्य को जानता है जिसे बाकी अभी समझने वाले हैं। 9वां तत्व, उसने कहा, कभी निषिद्ध नहीं था, पर उसे बांध दिया गया था। उसका नाम था धातु, नहीं बंधन। ये शब्द हवा में भारी होकर ठहर गया। वह तत्व जो सबको जोड़ सकता है या सबको जकड़ सकता है। तभी जमीन के नीचे से कंपन उठा, इस बार हल्का नहीं, स्पष्ट। अमरावेल के वृक्षों के बीच की भूमि फटने लगी, दरारों से चमकीली रेखाएं निकलीं, जैसे पिघली हुई चांदी धरती की नसों में बह रही हो, और उन रेखाओं से आकार बनने लगे, मानव जैसे, पर पूर्ण नहीं।
उनकी देह धातु सी चमकती, आंखें खाली, आवाज रहित। वे आक्रमण करने नहीं आए थे। वे स्थिर खड़े थे, मानो आदेश की प्रतीक्षा में। आरव ने वायु उठाई, पर वह उन आकृतियों से टकराकर लौट आए। मायरा ने अग्नि की ज्वाला फेंकी, पर ज्वाला उनके भीतर समा गई और मंद पड़ गई। जल ने उन्हें छुआ तो वह ठोस होकर बहना भूल गया। ये बांधते हैं, ईशान ने धीमे स्वर में कहा, तोड़ते नहीं। धीरे धीरे कुछ धारकों ने महसूस किया, उनकी शक्ति जैसे भारी हो रही है, गति धीमी पड़ रही है। विचार स्पष्ट थे, पर क्रिया रुक रही थी। नौवें तत्व का स्वभाव स्पष्ट होने लगा, वह रोकता है, थामता है, स्थिर करता है। यदि वह फैल गया तो संसार में कोई तूफान नहीं उठेगा, कोई ज्वाला नहीं भड़केगी, पर कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। मायरा ने दांत भींचे। स्थिरता भी कैद हो सकती है, उसने कहा। आरव ने आंखें बंद कीं। उसने हवा को नहीं पुकारा, उसने उन धात्विक आकृतियों के भीतर के खालीपन को महसूस करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ, वे स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। वे केवल उस इच्छा को बढ़ाते हैं जो आसपास सबसे प्रबल हो। सभा में भय की तरंग उठी और आकृतियां एक कदम आगे बढ़ीं। तभी आरव ने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत। उस क्षण कुछ बदला, आकृतियां रुक गईं। मायरा ने समझ लिया, यदि इच्छा भय की होगी तो बंधन कड़ा होगा, यदि इच्छा संतुलन की होगी तो बंधन ढीला। सभा में पहली बार सभी धारकों ने एक साथ श्वास ली, न आक्रमण की, न रक्षा की, बल्कि समझ की। धात्विक आकृतियां हल्की पड़ने लगीं, धरती की दरारें बंद होने लगीं। पर नौवां तत्व गया नहीं था। वह केवल संकेत दे चुका था, वह वही बनेगा जो बहुमत चाहेगा। यदि संसार स्थिरता चुनेगा तो वह जकड़ देगा, यदि संतुलन चुनेगा तो वह जोड़ देगा। 19वां अध्याय समाप्त नहीं होता, वह एक चेतावनी छोड़ता है। सबसे खतरनाक तत्व वह नहीं जो जलाता है, डुबोता है या तोड़ता है, बल्कि वह है जो तुम्हें वहीं रोक दे जहां तुम खड़े हो। और अब प्रश्न यह नहीं था कि नौवां तत्व क्या है, प्रश्न ये था कि धारकों का सामूहिक हृदय क्या चाहता है। 20वां अध्याय उस मौन से शुरू हुआ जो तूफान के बाद नहीं, निर्णय के पहले आता है। अमराविल के वृक्ष अब स्थिर खड़े थे, पर उनकी पत्तियों के भीतर हल्की धात्विक चमक बनी हुई थी, मानो नौवां तत्व पूरी तरह लौटा नहीं, बस गहराई में उतर गया हो। सभा भंग हो चुकी थी, पर कोई भी वास्तव में गया नहीं था। हर धारक अपने भीतर उस प्रश्न को लिए खड़ा था, हम क्या चाहते हैं। आरव उस दरार के पास बैठा रहा जहां से धात्विक आकृतियां उभरी थीं। उसने हवा को नहीं बुलाया, उसने बस मिट्टी को छुआ। उसे एहसास हुआ कि बंधन का तत्व शत्रु नहीं, प्रवृत्ति है। वह स्थिरता की अतिशय इच्छा से जन्म लेता है। जहां भय परिवर्तन से बड़ा हो जाता है, वहां बंधन शक्ति बन जाता है। उधर मायरा अपने अग्नि समूह के साथ खड़ी थी। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था। वह तेज परिवर्तन चाहती थी, पर उसने भी देखा था कि बिना सहमति के परिवर्तन थोपना भी एक प्रकार का बंधन है। उसने पहली बार अपने साथियों से पूछा, यदि हम सब कुछ बदल दें तो क्या हम भी वही नहीं बनेंगे जिससे हम बचना चाहते हैं। उस रात अमरावेल के 8 वृक्षों की रोशनी एक साथ धुंधली हुई और फिर केंद्र में, जहां दरार बंद हुई थी, एक नया अंकुर फूटा। वह वृक्ष जैसा नहीं था, पतला, चमकदार, चांदी सा। नौवां धारकों ने उसे देखा। किसी ने हमला नहीं किया, किसी ने जयघोष नहीं किया। ईशान आगे बढ़ा। संतुलन का अर्थ तत्वों को दबाना नहीं, उसने कहा, उन्हें स्थान देना है। नौवां तत्व तब खतरनाक है जब हम उससे भागते हैं या उसे पूरी तरह थाम लेना चाहते हैं। अचानक वह चांदी सा अंकुर लंबा हुआ और उसकी शाखाएं 8 वृक्षों को छूने लगीं। जहां जहां वह छूता, वहां तत्वों की ऊर्जा स्थिर नहीं होती बल्कि स्पष्ट हो जाती। अग्नि अधिक नियंत्रित, वायु अधिक सटीक, जल अधिक गहरा, पृथ्वी अधिक दृढ़। आरव ने समझा, बंधन यदि भय से जन्मे तो कैद है, यदि समझ से जन्मे तो संरचना। मायरा आगे बढ़ी। उसने अपनी अग्नि की एक पतली लौ उस अंकुर के पास रखी। आक्रमण नहीं, स्वीकार। लौ बुझी नहीं, वह स्थिर होकर सुनहरी हो गई। एक एक कर अन्य धारकों ने भी अपनी अपनी शक्ति का अंश उस नए वृक्ष के पास रखा। किसी ने समर्पण नहीं किया, पर किसी ने विरोध भी नहीं किया। ये पहला सामूहिक निर्णय था जो भय या महत्वाकांक्षा से नहीं, जागरूकता से जन्मा था। आकाश में बादल हटे। पहली बार 9 हल्की आभाएं दिखाई दी, 9 लोकों का पूर्ण चक्र। 20वां अध्याय किसी युद्ध से समाप्त नहीं होता, वह एक नई व्यवस्था की शुरुआत से समाप्त होता है, जहां परिवर्तन और स्थिरता विरोधी नहीं, सहयोगी हैं। जहां बंधन दीवार नहीं, ढांचा है। जहां तत्व एक दूसरे को रोकते नहीं, संभालते हैं। पर कहानी यहां समाप्त नहीं, क्योंकि संतुलन प्राप्त कर लेना अंत नहीं, उसे हर दिन चुनना पड़ता है। और अब जब 9 तत्व जाग चुके हैं, संसार का अगला अध्याय केवल धारकों का नहीं, सामान्य लोगों का भी होगा। क्योंकि शक्ति जब परिपक्व होती है,
तो वह रहस्य नहीं रहती, वह उत्तरदायित्व बन जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।